हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जीनोमिक लाइब्रेरी को स्टडी कर रहे थे और जीनोमिक लाइब्रेरी को हमने 6 स्टेप्स में उसके निर्माण की प्रक्रिया को देखा था कि किस प्रकार से जीनोमिक लाइब्रेरी हम कंप्लीट करेंगे। तो जीनोमिक लाइब्रेरी की जो कंप्लीट के 5वीं जो स्टेप थी हमारी, उस 5वीं स्टेप के अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, उस लास्ट टॉपिक की हमने ये देखा कि किस प्रकार से इस रेडियो लेबल्ड डीएनए सेगमेंट का हम ऑटो रेडियोग्राफ तैयार करते हैं। रेडियो लेबल्ड डीएनए सेगमेंट का किस प्रकार से हम ऑटो रेडियोग्राफ तैयार करते हैं। और उसके बाद में हमारा छठा जो स्टेप है जीनोमिक लाइब्रेरी का, वो छठा स्टेप आता है इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन्स, वांछित या इच्छित जीनों का पात्रे प्रवर्धन, वांछित या इच्छित जीनों का पात्रे प्रवर्धन। तो इसमें हमने ये देखा था कि देखो इन विट्रो एम्प्लीफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो ये टर्म ही समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन विट्रो का मतलब होता है भैया पात्रे। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? पात्रे, यानी लेबोरेटरी में कर रहे हैं इस काम को, हम बाहर नहीं कर रहे, लेबोरेटरी में हो रहा है। ये आर्टिफिशियल कंडीशंस में क्रिएट किया जा रहा है, यानी हम हमारे जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं उनका हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब होता है प्रवर्धन। एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब क्या होता है? प्रवर्धन, ठीक है ना, यानी उनकी मात्रा को बढ़ाना। देखो कई बार हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कहीं पर क्राइम हुआ, कोई मर्डर हुआ, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया वहाँ से, FSL के जो लोग होते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वाले, या फिर हमको कोई बाल मिला वहाँ पर, या फिर थूक मिला, स्पुटम मिला, या फिर हमको वहाँ पर सीमन मिला, वीर्य की मात्रा मिली, ठीक है ना, कोई किसी प्रकार का पनिशेबल ऑफेंस हुआ और हमको वहाँ पर सीमन मिला, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जब कंडीशंस हमारे सामने आती है तो हमको जो क्राइम स्पॉट होता है उस जगह से बहुत कम मात्रा में हमको मटेरियल मिलता है और उस मटेरियल को कलेक्ट करके उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो डीएनए की मात्रा उस सैंपल में से बहुत कम निकल करके आती है, और जब डीएनए की मात्रा सैंपल में से बहुत कम निकल करके आती है तो उस डीएनए को हमको अधिक मात्रा में चाहिए, ताकि उसको हम कंप्यूटर में जो हमारे पास डाटा है उससे मैच कर सकें। तो मैच करने के लिए डीएनए की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो उसका लिए हमको उसका क्या करना पड़ेगा? प्रवर्धन या एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। और इसी के लिए एक टेक्निक डेवलप की गई थी, कैरी मोलस नामक एक वैज्ञानिक था, PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें क्या करते हैं कि डीएनए का सबसे पहले क्या करेंगे? डीनेचुरेशन करेंगे। उसमें 3 ही स्टेप्स होती हैं, उन 3 ही स्टेप्स को 20 to 30 टाइम्स रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। डीएनए का सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग करेंगे और फिर प्राइमर एक्सटेंशन करेंगे। 20 से 30 बार जब इन तीनों स्टेप्स को दोहराया जाता है तो हमको डीएनए की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। और एक थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला टेक पॉलीमरेज एंजाइम इसमें काम आता है, जो एक प्रकार का थर्मोस्टेबल होता है। तो इस प्रकार से हम हमारे डीएनए की मात्रा में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं भैया? डीएनए की मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में वांछित जीन्स की संख्या बढ़ाने या प्रवर्धन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? PCR है, ठीक है ना। वांछित जीनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए वांछित जीनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, वांछित जीनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, वांछित जीनों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि PCR है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? PCR है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ओके, PCR है, ठीक है ना। जैसे सन 1986 में कैरी मोलस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। जैसे सन 1986 में कैरी मूलिस के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इस तकनीक के द्वारा बहुत ही कम समय में डीएनए के स्मॉल सेगमेंट की कुछ मात्रा से उनकी करोड़ों प्रतियां प्राप्त की जा सकती हैं। यानी कि एक प्रकार से PCR टेक्निक जेरोक्स मशीन की तरह काम करती है,
ठीक है ना। जैसे जेरोक्स के द्वारा हम किसी एक पेपर के बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी जो हमारे पास जो डीएनए की मात्रा है उसकी बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट पीरियड में हम डीएनए की उससे करोड़ों प्रतियां तैयार कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर सकते हैं। ठीक, इस विधि के द्वारा यह तकनीक तभी संभव है जब प्राप्त किए जाने वाले डीएनए अनुक्रम के सिरों के क्षार अनुक्रम ज्ञात हों। ठीक है ना। इस तकनीक में एक कंडीशन ये सामने आती है कि यह तकनीक तभी पॉसिबल है जब प्राप्त किए जाने वाले डीएनए अनुक्रम के प्राप्त किए जाने वाले डीएनए 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 के क्षार अनुक्रम ज्ञात हों। डीएनए के प्राप्त किए जाने वाले डीएनए अनुक्रम के सिरों के 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 क्षार अनुक्रम ज्ञात हों। सिरों के क्षार अनुक्रम बेस सीक्वेंस ज्ञात हों, क्षार अनुक्रम ज्ञात हों। ठीक है ना। तो ही हम क्या कर सकते हैं, इस विधि को काम में ले सकते हैं। पीसीआर के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको एक एक करके देखते हैं। डीएनए खंड जिसका प्रवर्धन करना है। पहली बात तो पीसीआर जो टेक्निक है हमारे सामने, यानी इस पॉइंट का मतलब क्या निकल कर के आया, हम किसको पढ़ने वाले हैं, पीसीआर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो पीसीआर की बात करते हैं कि पीसीआर के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। पहला तो वह डीएनए खंड जिसका प्रवर्धन करना होता है। ठीक है ना। पीसीआर टेक्निक को पढ़ रहे हैं हम, और पीसीआर की फुल फॉर्म होती है भैया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, डिस्कवर्ड बाई कैरीमोलस इन 1986। और इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत ही कम समय में डीएनए की अल्प मात्रा से डीएनए की करोड़ों प्रतियां तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो हमारे सामने कौन कौन सी निकल करके आती हैं। पहली रिक्वायरमेंट पीसीआर के लिए निकल करके आती है कि डीएनए खंड जिसका प्रवर्धन करना होता है। ठीक है ना। हमारे पास एक डीएनए खंड होना चाहिए जिसका कि हमको एम्प्लीफिकेशन करना है। डीएनए खंड जिसका प्रवर्धन करना होता है, जिसका प्रवर्धन करना होता है। ओके, डीएनए खंड जिसका प्रवर्धन करना होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे पास निकल कर के आती है कि दो भिन्न प्रकार के आरएनए प्राइमर जो प्रवर्धित किए जाने वाले डीएनए खंड के दोनों सूत्रों के 3 प्राइम सिरे के संपूरक होते हैं। यानी हमको क्या चाहिए भैया, 2 आरएनए प्राइमर चाहिए जो प्रवर्धित किए जाने वाले डीएनए खंड के 3 प्राइम सिरे के संपूरक होते हैं। 3 प्राइम सिरे के संपूरक हों, यानी जो एम्प्लीफाइड किया जाने वाला डीएनए सेगमेंट है उसके 3 प्राइम सिरे के कॉम्प्लीमेंट्री हमको 2 आरएनए प्राइमर चाहिए। प्रत्येक प्राइमर 70 से 30 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है ना। प्रत्येक प्राइमर 70 से 30 न्यूक्लियोटाइड का होना चाहिए। ठीक, प्रत्येक प्राइमर जो हो वो 70 से 30 न्यूक्लियोटाइड का बना हो। ठीक है ना। 70 से 30 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होना चाहिए आरएनए प्राइमर होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं भैया चौथी रिक्वायरमेंट। डीएनए निर्माण के लिए आवश्यक चारों न्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट
DATP, DGTP, DCTP और DTTP, ठीक है ना, की उपलब्धता होनी चाहिए। DNA निर्माण में आवश्यक चारों प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके ट्राइफॉस्फेट्स जो हम पहले भी काम में ले चुके हैं, DATP, DGTP, DTTP और DCTP। ATP D लगा दो सबके सामने, ATP, GTP, CTP और TTP, ठीक है ना। ये DNA निर्माण में आवश्यक चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइडों के ट्राइफॉस्फेट्स की उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो DNA निर्माण में काम में आने वाले चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइडों के ट्राइफॉस्फेट्स कौन कौन से होंगे भैया? DATP, DGTP, DGTP, DTTP, DTTP और DATP, GTP, TTP और CTP, है ना, DCTP, इनकी हमको उपलब्धता होनी चाहिए। ये DNA निर्माण में काम में आने वाले चारों जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके क्या हैं? ये ट्राइफॉस्फेट हैं। इसके अलावा बहुलीकरण के लिए एक उच्च ताप स्थिर DNA पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है ना, यानी बहुलीकरण की जब क्रिया होगी तो उस दौरान हमको एक थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है ना। थर्मोस्टेबल, इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं, देखो, ताप स्थिर। थर्मो का मतलब ताप और स्टेबल, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, ठीक है ना। जनरली जो एंजाइम होते हैं ना, ये एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जैसे ही 50 डिग्री से टेम्परेचर अधिक होगा तो ये एंजाइम क्या होने लग जाते हैं? डीनेचर्ड होने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको अधिक ताप पर काम करने वाला एंजाइम चाहिए जो थर्मोस्टेबल हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार का DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्मोस्टेबल हो, ये थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया था, उससे प्राप्त किया गया, जिसे हम नाम देते हैं टैक पॉलीमरेज। क्या नाम देते हैं? टैक पॉलीमरेज एंजाइम हम इसको नाम देते हैं, ठीक है ना, जो कि थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त किया गया है। थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से इसको प्राप्त किया गया है, ठीक है ना, टैक पॉलीमरेज किससे प्राप्त किया गया? थर्मस एक्वेटिकस से। एरो के सिंबल को यूँ लगाओ भैया, है ना, क्योंकि ये एंजाइम है इस बैक्टीरिया से मिला है। थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है जिससे एक एंजाइम अलग किया गया, एक एंजाइम खोजा गया जो थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज एंजाइम था, टैक पॉलीमरेज, ठीक है ना। PCR टेक्निक के अंदर ये काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से PCR टेक्निक में हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? पहली बात तो वो DNA खंड चाहिए जिसका हमको एम्प्लीफिकेशन करना है, ठीक है ना, वो DNA खंड चाहिए। इसके अलावा 2 RNA प्राइमर चाहिए जो प्रवर्धित किए जाने वाले DNA खंड के 3' सिरे के संपूरक हों, ठीक है ना, प्रवर्धित एम्प्लीफाइड किए जाने वाले DNA खंड के 3' सिरे के संपूरक हों। इसके अलावा ये जो RNA प्राइमर हैं ये 70 से 30 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में DNA निर्माण में आवश्यक चारों टाइप की न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनके ट्राइफॉस्फेट्स DATP, DGTP, DTTP और DCTP चाहिए। इसके अलावा एक थर्मोस्टेबल एंजाइम चाहिए, टैक पॉलीमरेज, जो कि हमने कहाँ से इसको डिस्कवर किया है? थर्मस एक्वेटिकस एक बैक्टीरिया से अलग किया, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है हमारा PCR की प्रविधि या प्रोसीजर ऑफ PCR, ठीक है ना, प्रोसीजर ऑफ PCR। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक। अब हमारे पास में इन रिक्वायरमेंट के बाद हम देखते हैं कि PCR की प्रविधि कैसी होगी, यानी उसकी मैकेनिज्म कैसी होगी, किस प्रकार से PCR काम करेगी, तो इसको हम देखते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोसीजर ऑफ PCR या PCR की प्रविधि। ठीक है ना, PCR का प्रोसीजर कैसा होगा। ओके, तो इसमें हम PCR की प्रविधि में ये PCR की जो स्टेप्स है इसको 3 चरणों में अध्ययन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन।
ओके, तो हमने ये देखा कि पीसीआर की जो ये तरीके, पीसीआर का जो मेथड है, इस मेथड के अंदर हम 3 स्टेप्स के अंदर इसको पढ़ेंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन। लेकिन इन्हीं तीनों स्टेप्स को हम लगभग 20 से 30 बार बार इन तीनों स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि पीसीआर की क्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है, ठीक है ना। तीनों स्टेप्स को पीसीआर की एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तीनों स्टेप्स मिलकर पीसीआर की एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। और एक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 से 3 मिनट का समय लगता है, 1 से 3 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक साइकिल के बाद गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि 4 घातांकी रूप से, यानी n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर के रूप में होती है। यानी जैसे 2 का 4, 4 का 16, 16 का 32, 4 घातांकी रूप में होती है, जिसके द्वारा बहुत ही कम समय में डीएनए खंडों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है, डीएनए खंडों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। यानी पीसीआर की एक साइकिल को कंप्लीट होने में 1 से 3 मिनट का समय लगता है। और एक साइकिल को कंप्लीट होने की में जो स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप्स 1 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके अलावा इन स्टेप्स को बार बार रिपीट किया जाता है, लगभग 20 से 30 बार इनको रिपीट किया जाता है। तो पीसीआर की एक साइकिल में 3 जो स्टेप्स होते हैं वो एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। पहला आता है पीसीआर, पहला पॉइंट लिखते हैं कि पीसीआर की एक साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। पीसीआर की एक साइकिल के अंदर, पीसीआर की एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पीसीआर की एक साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। वो तो हम बाद में इसको लिख देंगे कि ये 20 से 30 बार कंप्लीट होता है, लेकिन पहले एक एक स्टेप्स को हम समझ लेते हैं कि पीसीआर की एक साइकिल में जो 3 स्टेप होते हैं वो पहला कौन सा आता है, विकृतीकरण, ठीक है ना। और इंग्लिश में कहते हैं इसको डीनेचुरेशन, ठीक है ना। ओके, अब हम विकृतीकरण या डीनेचुरेशन की बात करें तो देखो, डीएनए की एक नेचर होती है कि डीएनए को यदि आप ठंडा करते हो तो डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉइल्ड हो जाते हैं। और यदि आप डीएनए को गर्म करोगे तो गर्म करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। आपस में जब ये खुल जाते हैं तो ये फिनोमेना तो कहलाती है डीनेचुरेशन या विकृतीकरण, ठीक है ना। विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, यानी उसकी नेचर कैसी होती है, बिगड़ जाती है। और आप पुनः ठंडा करने पर आपस में वो रिकॉइल्ड हो जाते हैं और ये फिनोमेना कहलाती है रीनेचुरेशन। तो टारगेट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले डबल स्टैंडर्ड के बिलियन को 95 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके डीनेचर किया जाता है, ठीक है ना। जो हमारा जो जीव है, टारगेट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होने वाले डीएनए के सॉल्यूशन को 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, 95 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। जिससे क्या होगा भैया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, ये हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में पाए जाते हैं। यानी कंडीशन क्या देखने को मिलती है हमको कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के होते हैं, उनसे थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की वजह से दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, अलग अलग। अब जब दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होंगे तो पेंटोस शर्करा उनके साथ चली गई। प्लस इसके अलावा
अपने अपने नाइट्रोजनस बेस उनके साथ चले गए और फॉस्फोरिक अम्ल उनके साथ चला गया। तो ऐसी कंडीशन हमारे सामने आती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के गर्म करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं। फिर अगला स्टेप आता है हमारा एनिलिंग, ANNEALING, तापानुशीतन, ठीक है ना। अगला स्टेप डीनेचुरेशन के बाद हमारे पास कौन सा आएगा भैया? अगला स्टेप हमारे पास डीनेचुरेशन के बाद आता है तापानुशीतन, एनिलिंग, ANNEALING, तापानुशीतन, तापानुशीतन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिलिंग, ANNEALING। अब देखो एनिलिंग वाली स्टेप में क्या होगा कि एनिलिंग वाली स्टेप में हम देखते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त मिश्रण को धीरे धीरे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। जो हमारे पास में दोनों स्टैंड अलग हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल स्टैंडर्ड जो हमारे पास डीएनए का सॉल्यूशन है उसको हम क्या करेंगे भैया? धीरे धीरे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते चले जाएंगे। 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए युक्त मिश्रण को धीरे धीरे 40 से 60 डिग्री तक ठंडा करते हैं। सिंगल स्टैंड डीएनए के सॉल्यूशन को 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे ठंडा करते हैं, ओके, ठंडा करते हैं। उससे क्या होगा? ठंडा करने से इन मिश्रण में अधिक मात्रा में डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर मिलाए जाते हैं। प्लस इसके अलावा ठंडा करते जाएंगे, प्लस इसके अलावा क्या करेंगे हम? अधिक मात्रा में डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर मिलाते चले जाएंगे। डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर हम इसमें धीरे धीरे ऐड करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जिससे डीएनए के दोनों आइसोलेटेड सेगमेंट पर अलग अलग प्राइमर संपूरक क्षारों के अनुसार संकरित हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे डीएनए के दोनों आइसोलेटेड सेगमेंट पर अलग अलग प्राइमर संपूरक क्षारों के अनुसार, यानी कि जो हमारे डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे उनको उनके बेस सीक्वेंस मिलते जाएंगे तो वो सिंगल स्टैंड वाले जो डीएनए थे हमारे पास में उनके साथ में वो संकरित होना चालू कर देते हैं। यानी कहने का मतलब हाइब्रिडाइज होना चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने प्राइमर मिलाए वो अपने अपने बेस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अटैच होना चालू हो जाते हैं और प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड के 3' सिरे पर संपूरक क्षारों के अनुसार जुड़ते हैं, ठीक है ना। प्राइमर जो डीएनए स्ट्रैंड होगा उसके संपूरक क्षारों के अनुसार जुड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमने रिक्वायरमेंट के अंदर ही इस पॉइंट को ले लिया था। फिर इसके बाद डीनेचुरेशन, एनिलिंग, और इसके बाद अगला आता है संश्लेषण चरण, ठीक है ना। संश्लेषण चरण तीसरा स्टेप आता है जो एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, वो आता है हमारे पास में संश्लेषण चरण, और उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन, ठीक है ना। देखो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? विस्तार। जैसे आप कई शहरों में जाओगे तो वहाँ पर आपको कॉलोनियों के नाम के साथ में एक्सटेंशन जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आप कोटा में जाओगे तो कोटा में जैसे विज्ञान नगर है, तो विज्ञान नगर के साथ विज्ञान नगर जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया तो वहाँ पर क्या नाम हो गया उस कॉलोनी का? विज्ञान नगर एक्सटेंशन। दादाबाड़ी था, जब दादाबाड़ी नाम की कॉलोनी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई तो प्रॉपर दादाबाड़ी से बाहर वाला क्षेत्र क्या हो गया? दादाबाड़ी एक्सटेंशन। तो इस प्रकार से जब एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार होना, और यही हमारा क्या होगा भैया?
ये हमारा संश्लेषण वाला चरण होगा, क्योंकि पहले स्टेप्स में तो हमने टारगेट ऑर्गेनिज्म से प्राप्त जो डीएनए था उसके सॉल्यूशन को हमने 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और दोनों जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड था वो सिंगल स्टैंडर्ड वाला सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो गया। सिंगल स्टैंडर्ड वाले डीएनए सॉल्यूशन के अंदर 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक धीरे धीरे ठंडा किया और डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के प्राइमर्स को ऐड करते गए, जिसके अनुसार डीएनए के दोनों आइसोलेटेड सेगमेंट पर अलग अलग प्राइमर संपूरक क्षारों के अनुसार संकरित या जुड़ना चालू हो जाते हैं और प्राइमर डीएनए स्ट्रैंड के 3' सिरे पर संपूरक क्षारों के अनुसार जुड़ते हैं। अगला स्टेप आता है हमारा संश्लेषण चरण या प्राइमर एक्सटेंशन। इसमें क्या होगा, एक निश्चित तापक्रम पर मिश्रण को रखते हुए इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलाया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलाया जाता है, ठीक है ना। एक फिक्स हम क्या कर लेंगे, निश्चित तापक्रम पर बनाए रखेंगे इसको, ठीक है ना। उस निश्चित तापक्रम पर हम इसको बनाए रखेंगे, निश्चित टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे। निश्चित टेम्परेचर मेंटेन रखने के अलावा इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चारों प्रकार के डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, चारों प्रकार की डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के ट्राइफॉस्फेट्स डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी और डीसीटीपी, चारों प्रकार के डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मिलाए जाते हैं। एंजाइम्स की एक्टिविटी से प्राइमर के मुक्त सिरों पर संपूरक क्षारों का जमाव होता है। एंजाइम की एक्टिविटी से क्या होगा, प्राइमर के मुक्त सिरों पर संपूरक क्षारों का जमाव होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार संपूरक क्षारों के जमाव होना शुरू हो जाता है। यह जमाव टेम्पलेट के 5' सिरे से 3' सिरे की ओर आगे बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है ना। यह क्या होगा भैया, टेम्पलेट का जो 5' सिरा होगा उससे 3' सिरे की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार शीर्ष ही एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है, जो पीसीआर के सेकंड साइकिल के लिए तैयार होता है, ठीक है ना। इसी सेकंड साइकिल में तीनों स्टेप्स पुनः दोहराई जाती हैं। वर्तमान समय में टैक पॉलीमरेज एंजाइम का प्रयोग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के तौर पर किया जाता है, जो हाई हीट पर स्टेबल होता है। इसे काम में लेने से इसे बार बार मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने देख चुके हैं कि जो थर्मोस्टेबल टैक पॉलीमरेज एंजाइम है यह थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है और यह जीवाणु गर्म पानी के झरनों में मिलता है, जिसके कारण इसकी नेचर इस प्रकार की होती है कि यह थर्मोस्टेबल होता है। तो आगे के जो स्टेप्स हैं हम इसको डायग्रामेटिकली तरीके से और समझेंगे और इसके अलावा पीसीआर की एप्लीकेशंस, इन तीनों का लाइनर डायग्राम बनाएंगे, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन का, और प्लस इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।